आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का महातांडव वीडियो। ये जो हमारा आज का महातांडव वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को 5 नंबर वाला क्वेश्चंस बताने वाला हूं, फिर मैं आप लोगों को 3 नंबर वाला क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चंस बताऊंगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पर ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो देखिए यहाँ पर नाज़ी जो था ना, नाज़ियों ने जनता पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया था, आप लोगों को बताना है। तो हमारे पास इसका जो उत्तर होगा, इसमें मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, देखिए पॉइंट कर करके लिख दिया है, आप लोग भी पॉइंट करके लिखिएगा। इससे क्या होता है कि नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि संसद के समस्त अधिकार हिटलर को दे दिया गया, मतलब संसद का जितना भी अधिकार था हर एक अधिकार को यहाँ पर हिटलर को दे दिया गया। 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। मतलब देखिए यहाँ पर 3 मार्च 1933 को क्या होता है, जर्मन में एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार के माध्यम से तानाशाह शासन व्यवस्था वहाँ पर मतलब स्थापना कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, जैसे अर्थशास्त्र है, मीडिया है, सेना है, न्यायपालिका है, इस पर क्या होता है, राज्य का पूर्ण जो नियंत्रण है स्थापित हो जाते हैं, कंट्रोल उस पर कर लेता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है कि ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। जो ट्रेड यूनियन था इस पर मतलब पाबंदी लगा दिया गया। पॉइंट नंबर 5 है कि हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। बड़ा बड़ा रैली उन लोगों निकाला, फिर जनसभा, अलग अलग जगह पे बैठक किया। तो ये सब हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें छोटा छोटा मतलब लिखना है, टिप्पणी जिसको बोलेंगे, टिप्पणी लिखें, ठीक है। पहला क्या है कि न्यूनतम समर्थित कीमत बोलिए या फिर न्यूनतम समर्थित मूल्य बोलिए। क्या होता है देखिए, न्यूनतम समर्थित कीमत वो कीमत होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। अब किस प्रकार से तय करती है, यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा। देखिए बात क्या है कि जब भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। देखिए मान के चलिए कोई भी किसान है, ठीक है, कोई भी किसान है जिसके पास गेहूं चावल कुछ भी है, तो वो जो गेहूं चावल है ना उसको क्या करेगा, यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम जो होगा किसानों से गेहूं चावल खरीद लेगा। कौन से रेट पे खरीदेगा, कौन से दाम पे खरीदेगा, तो पहले ही ये दाम मतलब फिक्स रहता है कि नहीं भाई इतने दाम पे हम लोग खरीदेंगे तो इतने ही दाम पर खरीदा जाता है। बाद में दाम घटे बढ़े उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पहले जो मतलब था रेट फिक्स हुआ था उसी रेट में खरीदेगा। और यहाँ पर ये जो मूल्य होता है इसी को बोला जाता है न्यूनतम समर्थित कीमत या फिर न्यूनतम समर्थित मूल्य। आगे चलिए ख नंबर में क्या है कि बफर स्टॉक। बफर स्टॉक माने क्या होगा, तो बफर स्टॉक एक व्यवस्था अथवा योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती। देखिए बफर स्टॉक में क्या होता है कि जो भी मतलब यहाँ पर फसल वगैरह जो रहेगा उसका भंडारण कर लेगा, उसको अच्छे तरीके से रखिएगा एक जगह पे। काहे रखता है, देखिए जैसे कभी कभार क्या होगा, जैसे मान के चलिए अगर कोई भी मतलब फसल है अगर उसका रेट अगर कम हो जाएगा तो यहाँ पर किसान को बहुत ही नुकसान हो सकता है, इसलिए नुकसान ना हो और यहाँ पर जो उसका रेट कम ना हो इसी के चलते पहले ही इसका भंडारण में हर एक चीज़ कर लिया जाता है। और इसका यूज कब किया जाता है, जब फसल अच्छी नहीं होगी ना तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे चलिए यहाँ पर ओरेक्टो है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ओरेक्टो है क्या है कि निर्गम कीमत क्या है कि जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। देखिए जैसे मार्केट, बाजार में मान के चलिए कोई भी चीज़ है, जैसे बाजार में मान के चलिए चावल है,
ठीक है। तो बाजरा मान के चलिए चावल का दाम है 20 टका, 20 टका केजी, 20 रुपया केजी, 20 रुपया केजी दाम है मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर निर्गम कीमत किसको बोलेंगे? जैसे मान के चलिए बहुत सारा ऐसा इलाका होता है जहाँ पर हो सके कि वहाँ पर अनाज कम हो सके गरीबी हो, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होंगे, तो ऐसी जगह पे सरकार क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब जो बाजार में जो रेट है ना सामान का, उससे कम दाम में यहाँ पर सामान को बेचेगा। तो ये बात यहाँ पर यही चीज हो जाता है। आगे चलते हैं और यहाँ पर ये जो मूल्य होगा इसी को क्या बोलेंगे? निर्गम कीमत बोलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या आप लोग देख सकते हैं क्या है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो अभी के टाइम में अगर बात किया जाए तो हमारा जो मतलब भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है, इसमें टोटल में अगर 6 टॉपिक मौलिक अधिकार हैं, एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है क्या है कि समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार में क्या आएगा? इसका अर्थ है कि भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये हो गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार माने होगा कि सभी के साथ समान रूप से पेश आएंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पर होगा, न वर्ण के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर, न जन्म के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, न ही लिंग के आधार पर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हो गया समानता का अधिकार। और इस प्रकार से भी हमारे पास और 5 अधिकार देखिए क्या है। जो 2 नंबर में है क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? हमारा देश जो भारत है, इसमें जितने भी नागरिक हैं सभी को अपना बात रखने का, मतलब अपने विचार प्रकट करने का, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा किया जा सकता है, जुलूस किया जा सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ये सब का हमें यहाँ पर संविधान में स्वतंत्रता दिया गया है। 3 नंबर में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं, जैसे कि हरिजन हो गया, आदिवासी हो गया, स्त्री हो गया, भूमिहीन किसान हो गया, तो बोला जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में यही बोला जा रहा है कि इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता है। मैंने लिखा है देखिए कि इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। जैसे हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जा सकता है। नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 क्या देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म का पूरी प्रचार करेंगे, ठीक है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम पूरी तरीके से मुसलमान धर्म का प्रचार करेंगे, कोई हमको कुछ भी नहीं बोल पाएगा। मेरा जो भी मन करेगा, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमको हिंदू धर्म अपनाने का मन करेगा तो हम अपना सकते हैं। अगर हम हिंदू हैं, अगर हमें मुसलमान धर्म अपनाना तो हम अपना सकते हैं। कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो मर्जी है आप उस धर्म को मानिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि संविधान में साफ साफ दिया गया है। यहाँ पर 5th पॉइंट है कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। हम किसी भी वर्ग से, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो लिपि है, हमारी जो भाषा है, इसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर मौलिक अधिकार में एक अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे क्या है देखिए यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर हमारे पास जो अगला अधिकार है, जैसे कि 6 नंबर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या है देखिए, जैसे हमारे पास जो भी मौलिक अधिकार है, मान के चलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कोई मौलिक अधिकार सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई उसके मतलब खिलाफ जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग वहां पर जाकर केस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने लिखा कि इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। तो ये शरण ले सकता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 4 है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं। तो देखिए शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला कि दिन गर्म होगा और रातें ठंडी होती है। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। नोट करिए, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। ये सब नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग याद हो जाएगा। आगे है कि शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा
परिवर्तित होती है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो देखिए वन संरक्षण का यहाँ पर क्या क्या उपाय है, किस प्रकार से हम लोग वन का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है वन संरक्षण के लिए सख्त कानूनों बनाए जाने चाहिए। सख्त कानून, यहाँ पर कानून लिखिए, काम बन जाएगा, सख्त कानून लिखिए, सख्त कानून, ठीक है। वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, मतलब बहुत ही हार्ड वाला, मतलब अच्छा कानून होना चाहिए। वृक्ष रोपण करना चाहिए, वृक्ष रोपेंगे। पेड़ों के काटने पर रोक लगाना, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा के मतलब कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वनों को आग से बचाना, वन को यहाँ पर आग से बचाएंगे। वनों को अधिक चराई से बचाना, ठीक है, वनों को हम लोग अधिक से अधिक नहीं चराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आर्थिक विकास है और जो निर्धनता उन्मूलन है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है, मतलब अगर आर्थिक विकास अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर निर्धनता में कमी आएगा। जाहिर सी बात है अगर हम लोग पैसा कमाएंगे, देखिए मान के चलिए कोई एक आदमी है, ठीक है, अगर ये पैसा कमाएगा तो जाहिर सी बात है इसका जो निर्धनता है, जो गरीबी है, ये दूर हटेगा। तो ये बात हुआ अगर हम लोग विकास करेंगे तो हमारा जो निर्धनता होगा उसमें हमारी कमी आएगा। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक, ठीक है, शिक्षा में निवेश से अधिक, आगे चलिए, अधिक क्या है, देखिए यहाँ पर अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़े क्वेश्चन में 7 देखिए क्या है कि भारत की चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। देखिए भारत में जो चुनाव प्रणाली होता है कैसे होता है, कहाँ कहाँ कैसे होता है। देखिए सबसे पहले चुनाव का घोषणा होगा। घोषणा क्या किया गया, कुछ दिशा निर्देश जारी होगा और बोलेगा कि इस दिन चुनाव होगा, इस दिन तुम्हारा नामांकन होगा, इस दिन तुम्हारा वोट का गिनती होगा, इस दिन तुम शपथ ग्रहण करेगा, तो सब कुछ ये बोल देता पहले ही। फिर नामांकन होता है, फिर चुनाव चिन्ह बढ़ता है। तो ये सब जो भी चीज़ें मैं आपको एक करके समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले होता क्या है, चुनाव की घोषणा। सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश घोषणा किया जाता है। घोषणा किया जाएगा कि कब क्या होगा, क्या नहीं, क्या क्या दिशा निर्देश है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार क्या होगा, हर एक चीज बोला जाता है। 2 नंबर में नामांकन पत्र भरना। प्रत्येक प्रत्याशियों, यहाँ पर प्रत्याशियों में एक ट्रांसफर दीजिएगा, प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है। ये हो गया आप लोगों का नामांकन। नामांकन में क्या होगा, जो यहाँ पर कैंडिडेट, ठीक है, जो भाग लेंगे उन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। फिर आगे है चुनाव चिन्हों का आवंटन। चुनाव चिन्ह बांटा जाएगा, जैसे मुखिया का वोट में किसी को तो आपेल मिल गया, किसी को बेल्टी मिल गया, किसी को टॉर्च मिल गया, किसी को लालटेन मिल गया, किसी को खटिया मिल गया, तो इस प्रकार से मिलना लगा। तो चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा कि जिन प्रत्याशियों को जांच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह दिया जाता है। फिर घोषणा पत्र जारी करना। प्रत्येक राजनीति चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की घोषणा करता है, क्या क्या आगे का काम होगा, इसके लिए घोषणा पत्र जारी होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, चुनाव अभियान। अब प्रचार प्रसार, जिसको हम लोग बोलेंगे मुर्गा और दारू मटेगा, तो चुनाव अभियान। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार बोलिए, जो भी ये बातें की चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। फिर हमारा होता है मतदान, यानी वोट वाला दिन आता है जिसमें लोग वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं। देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया है वो चुनाव या मतदान केंद्र में आकर अपना मत देते हैं, यानी कि वोट देते हैं। फिर देखिए वोट तो हो गया, अब वोट होने के बाद वोटों का गिनती होगा, यानी कि मतों की गणना, यानी कि वोट का गणना होगा, गिनती होगा। मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती की जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर गिनती होगा, फिर जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वही जीत जाएगा। फिर यहाँ पर गिनती होने के बाद क्या होता है, परिणामों की घोषणा। अब यहाँ पर परिणाम का घोषणा किया जाएगा, कौन जीता कौन नहीं। मत की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वो हमारा यहाँ पर राजा, और बाद बाकी सब भिखारी, मतलब रंग, वो हार गया, ठीक है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। देख लेते हैं यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन प्रभावित करता है, ठीक है, कौन कौन प्रभावित करता है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है क्या है, तापमान। तापमान में क्या होता है कि एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। 6 डिग्री सेल्सियस मासिक तापमान चाहिए ही चाहिए। इससे कम तापमान पर पौधे नहीं, ठीक है, क्या है, पौधे नहीं पनप सकते, मतलब पौधा होगा ही नहीं।
इसी तरह उच्च तापमान से भी पौधे मुरझा सकते हैं, ये हो जाएगा। 2 नंबर में वर्षा यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा की भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। देखिए किसी को अधिक वर्षा चाहिए, किसी को कम वर्षा चाहिए। 3rd नंबर में मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति खाद्य मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति से भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। देखिए मिट्टी भी यहाँ पर बहुत प्रकार के पाए जाते हैं और अलग मिट्टी का अलग अलग गुण है। 4th नंबर में धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करता है। 5th नंबर में सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु यह आवश्यक है, यह बहुत जरूरी भी है। 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें 9 दिया गया, क्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में 9 है कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। देखिए युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होता है, तो युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। एक एक करके हर एक कारण को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला कारण ये क्या है कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। जैसे मान के चलिए जब भी लड़ाई वगैरह होगा तो उस टाइम लकड़ी चाहिए होगा। मान के चलिए कुल्हाड़ी का लगाना है, डंडे, बहुत जगह पे लकड़ी का जरूरत पड़ेगा आग लगाने के लिए वगैरह वगैरह, बहुत कहीं पर जरूरत होगा, जिससे क्या होता है वनों को काटा जाता है। अगला पॉइंट कि युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। जब आग लगाया जाता है तो बहुत सारा बड़का जो होगा यहाँ पर क्या होगा, जो जंगल वगैरह सब नष्ट हो जाएगा। युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारें तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि यह संसाधन शत्रु के हाथ न लगे। अगर शत्रु दुश्मन के अगर हाथ लग जाएगा तो दुश्मन यहाँ पर विनाश करके रख देगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देखिए क्या होगा। पहला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ये होगा इसका पहला पॉइंट। आगे बढ़ें, आगे चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फिर आगे यहाँ पर हुआ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया, 1995 से स्टार्टिंग हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। छोटे छोटे शहर जो छोटे छोटे या फिर जो गांव है, ठीक है, वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। 10वीं 5वीं वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे चलते हैं। इसका अगला जो पॉइंट है यहाँ पर 3 नंबर में, हम लोग 3 नंबर वाला देख लेते हैं। क्या देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं, ठीक है, ये 2005 में लागू हुई, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। पहले नरेगा नाम था और अभी इसको मनरेगा कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, मतलब उसको ऐसे ही घर में बैठल पैसा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देख सकते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। चुनाव आयोग का क्या क्या काम होता है। जैसे पहला काम क्या करेगा, चुनाव आयोग पहले तो अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। देखिए जब यहाँ पर जब अधिसूचना जारी होगा, बोला कि चलो भाई घोषणा हो गया कि इस डेट को ये होगा, इस डेट को नॉमिनेशन होगा, इस डेट को तुम्हारा चुनाव चिन्ह आवंटन होगा, इस डेट को वोटिंग होगा, इस डेट को गिनती होगा, इस डेट को यहाँ पर जो भी प्रत्याशी होगा उसको चुना जाएगा, तो सब कुछ ये संभालता है। फिर चुनाव आचार संहिता लागू करना, चुनाव का आचार संहिता लागू करता है तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को दंडित करना। और यहाँ पर जो इसका उल्लंघन करेंगे उसको यहाँ पर जो चाहे पार्टी हो या फिर उम्मीदवार हो उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा, दंडित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं क्या है कि चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चुनाव के दौरान क्या होगा, सरकार को बोलेगा कि ये करो वो करो, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन दिया जाएगा। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहाँ दोबारा चुनाव कराना, ये भी इन्हीं का काम है। अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन 12 है, जो कि हमारा क्वेश्चन ये जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन इसका लास्ट है। क्या देखिए क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए भारत में वर्षा ऋतु का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है। तो देखिए पहला क्या है कि भारत में वर्षा अनिश्चित होती है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है कब होगा कब नहीं, कहीं कम होगा तो कहीं बेसी होगा। 2 नंबर है कि भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है, मतलब बहुत ही चेंजिंग होता है, किसी साल कम वर्षा किसी साल अधिक वर्षा, ये सब चीज़ होते रहता है। फिर आगे कि भारत के सभी लोगों में एक समान भारत के सभी भागों है, ठीक है, भागों है, लोगों नहीं है। भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली नई की मात्रा में अंतर पाया जाता है। ये बात हो जाएगा नहीं में टूर्स पर दीजिएगा।
भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। देखिए कहीं पर तो बहुत ही अधिक मात्रा में पानी आ जाता है जिसके चलते वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, और कहीं पर तो मतलब पानी ना के बराबर होता है जिससे वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास कि एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ वर्षा की क्या है विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। इसको भी नोट करिए। और यहाँ पर चलिए हमारा ये जो क्वेश्चन, ये 5 नंबरिया वाला जो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे के हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि नाथसीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है। अगर नाथसीवाद के अगर आधार से अगर देखा जाए तो जो हमारा राज्य क्या सबसे ऊपर है। लोग राज्य के लिए है, न कि राज्य लोगों के लिए। यहाँ पर जो लोग है ना, लोग किसके लिए है तो राज्य के लिए है, यहाँ पर राज्य लोगों के लिए नहीं है। नाथसीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। तो ये हो जाएगा हमारा नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं। आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर काम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए वन के बारे में आप लोग जानते होंगे। वन से क्या है, वन से हमें बहुत कुछ मिलता है, फल फूल डाल लकड़ी। यहाँ पर जो वन होता है, वन में पशु पक्षी रहते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज आप लोगों को लिखना है। देखिए मैंने लिख दिया है कि वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वन बाढ़ का रोकथाम करता है। वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि खत्म हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे, आप अपने घर में रहने दीजिएगा, नहीं न दीजिएगा, तो बस यही बात है, वन में रहता है। तो ये हो गया हमारा वन का जीविका से क्या संबंध है, यही हुआ हमारा संबंध। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो देखिए निर्धनता रेखा जो होता है इसमें क्या होता है, समय और स्थान के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कैसे होता है देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी ना उनके पास रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है। तो जो भी व्यक्ति है जो ये सब चीज का मतलब ये जो जरूरत है इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और स्थान के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो हमारा निर्धनता रेखा है ना, इसमें समय के साथ और स्थान के साथ क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर खाद्य असुरक्षा का बात हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर किन किन लोगों को मतलब देखिए एक्चुअली में कहा जाए तो खाने के लिए भी मतलब अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग यहाँ पर लोग देख सकते हैं, मतलब किनको किनको मतलब यहाँ पर खाद्य असुरक्षा से मतलब कौन कौन लोग हैं जो खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। देखिए अनुसूचित जाति बोला जाए या फिर अनुसूचित जनजाति बोला जाए, जैसे कि SC ST जो होता है यानी कि आदिवासी वगैरह जो होता है, ठीक है, या फिर जो पिछड़ी जातियां हैं इनके पास क्या होता है मतलब बहुत ही कम भूमि बहुत ही कम जमीन होता है, जिससे क्या होता है जमीन नहीं रहेगा तो फसल कैसे उगेगा, नहीं उगेगा तो नहीं उगता है। फिर यहाँ पर मान के चलिए अगर भूमि है भी ना तो बहुत ही कम है, जिससे बहुत ही कम फसल वहां पर होता है। इससे क्या हो रहा है मतलब ये लोग क्या है मतलब बहुत ही जल्द क्या होता है खाद्य असुरक्षा का शिकार बन जाते हैं। तो ये सब जो लोग हैं खाद्य असुरक्षा से क्या है अधिक ग्रस्त है। ये तो रहा हमारा पहला पॉइंट। आगे चलिए, मान के चलिए आप भी यहाँ पर हो सकते हैं, अगर आपके पास भी कम जमीन है या फिर जमीन है भी तो बहुत ही कम मात्रा में है, तो आप भी यहाँ पर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। फिर आगे चलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, हम लोग दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है
कि ये लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। देखिए बहुत सारे ऐसे इलाका है ना जहां पर हमेशा कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आते रहता है, कभी बाढ़ आ गया तो कभी सूखा आ गया तो कभी भूकंप आ गया, तो इस प्रकार से आते रहता है। और वहां पर भी क्या होती है, ये सब जो भी लोग होते हैं ना वह खाद्य असुरक्षित होते हैं, मतलब वो खाद्य असुरक्षा से उन लोग भी ग्रस्त होते हैं। तो ये भी चीज आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आगे चलिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला पॉइंट है क्या है कि खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। तो ये भी हो जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे NHRC, की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। देखिए यहाँ पर ये जो आपका NHRC है या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसका जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में को किया गया था। देखिए यहाँ पर मानवाधिकार माने क्या होगी, मानव का अधिकार, ठीक है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रहरी माने जैसे होता है ना, जैसे जो पहरा देता है, जैसे गार्ड बोल सकते हैं, तो ये गार्ड का काम करता है। मतलब कोई हमारा जैसे मौलिक अधिकार में जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, अगर कोई ये सब चीज का अगर कोई मतलब कोई मान चले कोई किसी को तंग करता है, सताता है, अवहेलना करता है, तो क्या करेगा, उसका गार्डिंग करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मानवाधिकार माने होता है मानव का अधिकार का यहाँ पर रक्षा करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम क्या है कि मानव का जो अधिकार है उसका रक्षा करना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सही और प्यारा सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर हो भी जा रहा है तो क्या क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं, क्या क्या मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पहला बात अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर एक्चुअल में बोला जाए तो जिसका पैसा उसी का पार्टी। देखिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए गाँव वगैरह में जो मुखिया का चुनाव हो रहा है ना, तो मुखिया का चुनाव में भी इतना पैसा बंट रहा है, इतना पैसा बंट रहा है कि पूछिए मत। हर मतलब देखिए जो मुखिया जितने के लायक भी नहीं है वो क्या करता है, उनके पास पैसा है तो पूरा पैसा बांट दिया, फिर बाद में क्या होता है, वही मुखिया जीत जाता है। तो पहला बात यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा खिला खिला कर यहाँ पर मतलब जो भी पद है या फिर चुनाव में जीता जा रहा है। ये हुआ पहला चुनौती जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, मान के चलिए कि हम थोड़ा दबंगी आदमी है, मेरे पास कुछ है मैंने ठोकने उगने का, समझ सकते हैं। जो दबंग होता है उसके पास बहुत ज्यादा होता है ना। मान के चलिए हमको एक अपराधी वाला व्यक्ति है, तो देखिए हो सके कोई टिकट अगर नहीं देगा तो डर से भी टिकट दे देगा, क्योंकि मेरे पास है ना, उड़ा देंगे, ढिसके मार देंगे सीधे। तो ये बड़ी चीज हो जाएगा, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये बात हो गया। तीसरा चीज देखिए क्या हो रहा है, देखिए अगर हम नेता में हैं तो अभी नेता लोग क्या कर रहा है कि उसका बेटा को, बेटी को, ठीक है, या फिर उसका कोई रिश्तेदार कोई मतलब नेता का पद दे रहा है, जो कि नाइंसाफी है। तो इससे भी ये चीज हो रहा है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बहुत सारा लिख दिया है, आप लोग लिखते चलिए, समझते चलिए। यहाँ पर मैं आपको समझाता चलता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि अनेक दबंग उम्मीदवार अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इससे निष्पक्ष चुनाव बुरी तरह प्रभावित होता है। यह हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कुछ चुनाव क्षेत्रों में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार लोगों को भय दिखाकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, इससे भी निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपराधी वाला व्यक्ति है तो उससे सब कोई डरेगा और ये भी मतलब चुनाव में भाग ले रहा है। शक्तिशाली प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए बूथ पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। अब ये भी हो रहा है। देखिए अगर हम थोड़ा मतलब दमदार हैं, अगर हम स्ट्रांग है ना, तो हम सीधे बूथ पे कब्जा कर लेंगे। अब आओ बेटा कौन आता है मुझे हराने के लिए। तो ये बात हो गया। धन संपत्ति के अभाव के कारण छोटे दल चुनाव जीत नहीं पाते हैं। जो देखिए जो छोटा छोटा दल होता है उनके पास तो धन संपत्ति कहां से रहेगा, इसलिए चुनाव जीत नहीं पाता है। जाति और धर्म के नाम पर जनता को भड़काया जाता है। जाहिर सी बात है, सही बात है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट के टाइम जनता को भड़काया जाता है। अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव का टिकट
दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। ये भी चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सभी का हक है ना भाई, सभी का हक है, सबको यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन से एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से इजी तरीके से आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में आप जितना सकिएगा उतना लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? देखिए एक्चुअली में होता क्या है, मतलब जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तब इसमें आर्द्रता जो रहता है, आर्द्रता कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा वो घटती जाती है। इसी में लिखा है कि जब मानसून पवनें उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है तो इनमें आर्द्रता कम होने लगती है, इसलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग देखिए क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है। नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा करते थे, ठीक है, नफरत करते थे। क्यों करते थे देखिए, तो नाज़ी लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी। पहला कारण देखिए, नाज़ी विचारधारा के अनुसार जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है। नाज़ी विचारधारा के लोग क्या मानते हैं कि जर्मनी में अभी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, इसका मेन कारण कौन है, तो यहूदी है। इसलिए यहूदी से उन लोग नफरत करते थे, घृणा करते थे। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था, इसलिए भी उन लोगों से नफरत करते थे। जर्मनों के अनुसार यहूदी हत्यारे और सूदखोर थे, इसलिए भी घृणा किया जाता था। यहूदी लोग मुख्य रूप से धन उधार देने का धंधा करते थे, यानी सूदखोर वाला ही बात हुआ, तो इसलिए इन लोगों को यहाँ पर क्या घृणा नफरत के नजर से देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, 2 कारण बताएं। अब देखिए औपनिवेशिक काल माने होता है जिस टाइम हमारे देश पर अंग्रेज शासन करते थे, वो जो काल हुआ, वो जो टाइम पीरियड हुआ, वो जो समय हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक काल बोलेंगे। मैंने लिखा है कि उस काल को जब अंग्रेज ने यहाँ अपना शासन किया, उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। मतलब जिस टाइम अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, उस काल को क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक काल बोलेंगे। और ये जो औपनिवेशिक काल है, इस टाइम व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ बहुत ज्यादा। तो क्यों हुआ है, आपको 2 कारण देना है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक धन प्राप्त होने की संभावना रहती थी। और जाहिर सी बात है भाई, लोभ होता है, लोभ जिसमें हमारा ज्यादा पैसा आएगा हम लोग वही काम करेंगे, तो यहाँ पर भी वही बात हुआ। अगला पॉइंट कि इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था। अब इंग्लैंड का जो कारखाना है, अभी तो इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, ठीक है, या फिर अंग्रेज बोलिए, इन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था। अब देश को गुलाम बनाया, तब इन लोगों का जो देश है इंग्लैंड जो है, वहाँ पे जो कारखाना है, उन लोगों को कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल मिलेगा कहाँ से, तो बोला कि चलो भारत के जो भी लोग हैं तुम लोग व्यावसायिक खेती करो, और इस प्रकार से व्यावसायिक खेती का और विस्तार हो गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है देखिए, कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है। तो देखिए यहाँ पर कैलोरी की आवश्यकता जो है अधिक है, क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके आंसर को। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, इन लोग बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, बहुत ही मतलब शरीर से बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही शारीरिक कार्य करते हैं। लेकिन शहरी वाला थोड़ा है ना, कुर्सी में बैठ के खाली गांव वाला को काम कराएगा, इसलिए यहाँ पर गांव वाला को क्या होता है, अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर क्या है, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए कैसे प्रभावित होती है, तो किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होती है। पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। तो कैसे होता है, देखिए मान के चलिए कहीं पर भी बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो वहां पर खाने का जो सामान है उसमें गिरावट आ जाएगा, उसमें ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं, कुछ लोग ऊंचे मूल्यों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं,
देखिए अगर मान के चलिए जैसे सूखा बाढ़ या फिर किसी भी कारण से अगर मान के चलिए अच्छा तरीके से उत्पादन नहीं हुआ तो यहाँ पर खाने का जो सामान है उसमें कमी होगा। और अगर खाने का सामान में अगर कमी हो जाता है तो दाम बढ़ जाएगा खाने का सामान का। और अगर खाने का सामान का दाम बढ़ जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस सामान को खरीद ही नहीं पाएंगे। फिर आगे देखिए हमारे पास जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, और चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा हमारा तीसरा वाला पॉइंट, ये हो जाएगा तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा चौथा वाला पॉइंट। ये थोड़ा पॉइंट में टेंशन नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कि यदि आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। मान के चले कहीं पर भी आपदा बहुत दिन तक रहा या फिर एक बड़का वाला इलाका में पूरी आपदा आ गया तो भूखमरी हो जाएगा। और भूखमरी होने से क्या होगा, भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है जो हजारों लोगों की मौत का कारण हो सकता है। अगर भूखमरी खाने के लिए अगर नहीं हुआ ना सर, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, अगर भूखमरी से यहाँ पर अकाल अगर पड़ जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है, देखिए पहला बात क्या है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। देखिए अगर चुनाव नहीं रहेगा तो जो मन में आएगा सो करेगा। जैसे मान के चलिए कोई नेता है, ये कोई नेता है, ठीक है, कोई भी है ना, पीएम सीएम कुछ भी हो, पीएम सीएम डीएम एसएम जो भी हो, ठीक है, जो भी नेता हो, ये अगर मान के चुनाव नहीं होगा तो ये जो नेता रहेगा ये अपना मन मर्जी काम करेगा, इसको जो मन में आएगा सो करेगा। अब अगर चुनाव होगा तो इसको डर रहेगा, नहीं भाई चुनाव होगा अगला बार, अगर हम इस बार अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम वोट में हार सकते हैं। तो ये हो गया एक बात। तो देखिए बात को ध्यान सुनिए, मैंने यहाँ पर एक एक करके हर एक चीज को लिखा है। पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। देखिए लोकतंत्र जो है हमारा, इसमें हर एक को हक है कि नहीं भाई हमारे जो प्रतिनिधि होगा हम लोग चुनेंगे। जैसे कोई यहाँ पर जैसे बीजेपी को वोट देगा, कोई कांग्रेस को वोट देगा, कोई जेएमएम को वोट देगा, कोई जेबीएम को वोट देगा, तो सबका अपना अपना पसंदीदा होता है ना, प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पर वोट हो रहा है लोकतंत्र में, इसलिए चुना जा रहा है, नहीं तो ऐसे में चुना जाता नहीं जाता। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। आगे है कि चुनाव नहीं होने से कोई नेता तानाशाह हो जाएगा और जो मन में आएगा सो यहाँ पर करेगा। पॉइंट नंबर 4, चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो पॉइंट नंबर 4 है कि चुनाव नहीं होने से नेता के मन में डर नहीं होगा, मतलब उसके मन में जो आएगा सो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं कि मानवाधिकार माने होता है मानव का अधिकार, यानी कि मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है देख लीजिए। आगे हमें दिया गया है और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखें। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। अगला पॉइंट है कि भारत में ये वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और इनको मानसून वन भी बोला जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये जो वन है 70 से 200 सेंटीमीटर जहां पर मतलब वर्षा होता है, वार्षिक वर्षा, वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। मतलब जहां पर जिस प्रकार से जल पाया जाता है उसी हिसाब से इन वनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक हो गया आर्द्र पर्णपाती वन और एक हो गया शुष्क पर्णपाती वन। फिर आगे देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है कि सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। जो सागौन है ना, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। फिर बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। मतलब जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ था, क्यों हुआ था, आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय का प्रमुख कारण जो था, इनकी जो मुख्य कारण था क्या था कि जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य की असफलता,
साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। बहुत सारे कारण है, मैंने आप लोगों को लिखा दिया। परीक्षा में जितना सकेगा आप लोग लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था। जो साल का वृक्ष है ना, साल के वृक्षों को बचाने के लिए 1859 में बस्तर के आदिवासियों ने ब्रिटिश से विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको हम लोग कोई विद्रोह भी बोलते हैं। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा और लिख दीजिएगा। क्या है कि इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसको अब लिख लीजिएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का थोड़ा सा यहाँ पर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो ये भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन होता है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला आप लोग का एक पॉइंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो कंप्लीट दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है, जो कि यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन कैलोरी है कितना है, 2400 है, और शहरी क्षेत्रों में कितना है, तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अगर इससे कम हो जाता है तो इसको हम लोग निर्धनता रेखा से नीचे मानेंगे। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग इसको नोट करिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम लोग FCI बोलते हैं, अगर FCI का अगर पूरा नाम देखा जाए तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम यानी जो FCI है, किसानों से अनाज कैसे खरीदती है आपको बताना है। तो देखिए भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है, किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करता है। तो ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन 19 हमारे पास क्या है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। तो चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखिए लोकतंत्र माने क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग शासन चुनेंगे, मतलब यहाँ पर जो शासक, एक्चुअली जो शासक को हम लोग चुनेंगे वो जनता द्वारा चुना जाता है। मान के चलिए हमें किसी को भी लीडर बनाना है, नेता बनाना है, तो कौन चुनता है उसको? मनुष्य चुनेगा, आदमी चुनेगा, जनता चुनेगा। तो वही बात हुआ। अब जनता किसे चुनेगा? तो चुनाव के माध्यम से चुनेगा। मान के चले गांव में मुखिया का वोट हुआ, तो मुखिया को जो चुना गया किस आधार से चुना गया? तो पहला बात तो चुनाव के आधार से मतलब चुना गया, और कौन चुना? तो जनता चुना। तो वही चीज है कि चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है, और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार है
ये जो है ना, मतलब ये मनुष्यों को दिया गया एक अधिकार है। इसमें क्या है कि मान के चलिए अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उस स्थिति में आप लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय आप लोग जा सकते हैं। तो ये बात हो गया क्वेश्चन नंबर 20। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन 21 यहाँ पर क्या है, और क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, क्या है, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं। नोट कर लीजिए, अगर एक दो अगर आप लोग यहाँ पर भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना सही है उतना लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि ध्रुवीय शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूं इस चीज को आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था 1914 को शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था ये 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ये भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें हमारा कुछ देश जो था वह मित्र राष्ट्र में था और कुछ देश हमारा ध्रुवीय राष्ट्र में था। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से देश थे जो ध्रुवीय शक्तियों में या फिर ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान, ये सब जो देश है ना ये ध्रुवीय शक्तियों यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र वाले देश में शामिल थे। तो इसका आप लोग लिख लीजिए, ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं। स्लीपर माने क्या होता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। आप लोग शायद रेल का पटरी देखे होंगे, तो रेल का जो पटरी होता है ना इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा लकड़ी का मतलब एक तख्ता यानी एक मतलब लकड़ी का काट जैसा रहता है, ठीक है, उसी को स्लीपर बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रेल की जो पटरी है इस पटरी को हिलने नहीं देगा, ठीक है, तो यही होता है काम और यही होता है हमारा स्लीपर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो निर्धनता रेखा माने क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निर्धनता रेखा गरीबी मापने की एक रेखा है। एक ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग निर्धनता रेखा देख पा रहे हैं इसमें क्या होता है कि इसमें गरीबी को मापा जाता है कि कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा आदमी कितना गरीब है। तो ये मतलब गरीबी मापने का क्या है, एक रेखा है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलिए क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पूंजी है, बहुत इसका आमदनी वगैरह बहुत इसका इनकम हो रहा है, लेकिन इसी आदमी का पहले तो बहुत इनकम होता था, मान के चलिए कि अचानक इसका इनकम कम हो गया। तो यहाँ पर ये जो होगा इसी को हम लोग निर्धनता रेखा में रखेंगे और इसी को बोला जाता है निर्धनता रेखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली निर्धनता रेखा में क्या होता है, जो गरीबी इसमें मापा जाता है कि कौन सा आदमी कितना गरीब है, उसका आमदनी किस प्रकार से, ये सब चीज देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, आप कोटा के बारे में जानते होंगे, कोटा जहां से आप लोग चावल तेल लाने जाते हैं, जिसका घर में कार्ड है, राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड लेके हम लोग कोटा जाते हैं। देखिए यहाँ पर कोटा बोला जाता है लेकिन कोटा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, मतलब बात को समझिए। जो कोटा होता है इसे आप लोग बोलचाल में, आम बोलचाल में कोटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोटा होता है, कोटा हम लोग चावल गेहूं तेल लेने के लिए, केरोसिन तेल लेने के लिए जाते हैं, अपना कार्ड लेकर फिंगरप्रिंट देके उठाते हैं। तो यही होता है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है उसमें क्या होता है, कोटा के माध्यम से जो भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर जैसे 1 रुपया में चावल मिल जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज दिया जाता है। तो ये चीज को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यह वस्तुएं सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। सभी को
एक कैंडिडेट में शायद 5 किलो देता है और एक किलो का 1 टका पैसा लेता है। तो कुछ इस प्रकार से ये होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। आप अगर 12 अक्टूबर नहीं भी याद रखते हैं, अगर आप लोग 1993 याद रखेंगे ना, तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल आप लोग यहाँ पर 1993 भी याद रखिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर काम चल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा का अधिकार माने क्या होता है कि हमारा जो भारत देश है इसमें जितने भी यहाँ पर नागरिक है, हर एक नागरिक को यहाँ पर 6 साल से लेकर 14 साल तक का जो भी मतलब यहाँ पर बच्चा होगा, ठीक है, जो भी बच्चा होगा उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, फ्री में शिक्षा दिया जाता है, साथ ही साथ पुस्तक भोजन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार से मतलब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। देखिए जब मानसून यानी कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो क्या होता है, मान के चलिए कभी कभार क्या होगा 2 दिन 3 दिन तक एकदम लगातार एकदम बारिश होते रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। हो सके बीच में एक दिन रुक गया, फिर अगला दिन से बारिश चालू हो गया, हो सके आपका 5 घंटा 10 घंटा के लिए रुका। तो यहाँ पर बीच का जो अंतराल होता है, जो गैपिंग होता है, इसी को क्या बोलेंगे, मानसून में विराम बोलेंगे। तो मैंने लिखा है कि मानसूनी वर्षा रुक रुक कर होती है, एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है, बीच में जो अंतराल जो गैप होता है ना उसे ही क्या बोलते हैं, मानसून विराम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या देख सकते हैं कि नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो आपको सिंपल से हिटलर लिख देना है, हिटलर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए कि झूम या फिर घुमंतु खेती किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि झूम खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है। मतलब यहाँ पर क्या है, कृषि करने का एक तरीका, एक प्रोसेस है जो जंगली क्षेत्रों में की जाती है। और ये जो झूम खेती या फिर ये जो घुमंतु खेती है, ये आप लोगों का जंगली क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें किसी खास समय के अंतराल पर जंगल के किसी हिस्से को काटा और जलाया जाता है। मतलब किसी खास टाइम पीरियड में क्या होगा, जंगल का जो भी मतलब हिस्सा होगा पहले तो उसको काटा जाएगा, फिर उसको जलाया जाएगा। उस जंगली जमीन की राख पर मानसून काल में बीज बो दिए जाते हैं। फिर देखिए उसका जो जिस जंगल को जो जला दिया गया, ठीक है, उसको राख को जमीन पे मतलब पूरी बिछा देगा अच्छे तरीके से। फिर जब मानसून आएगा बरसात के दिन में क्या होगा, वहाँ पर बीज रोप दिया जाएगा। उसे अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और इन खेतों में एक या दो साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। ठीक है, पहले तो कुछ दिन का खेती होता है वहाँ पर, फिर 12 से 18 साल तक उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ फिर से जिस प्रकार से जंगल था उस प्रकार से यहाँ पर फिर से जंगल मतलब यहाँ पर पनप जाए, जंगल उग जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आप लोग देख सकते हैं कि निर्धनता की परिभाषा लिखें। निर्धनता माने क्या, गरीबी माने क्या होता है। तो निर्धनता वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वह उतना कमजोर हो जाता है, मैंने उसके पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा और क्या होगा, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, उसी को बोला जाता है निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो भूखमरी माने हो जाएगा कि विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। पेट भर भोजन न मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होना भी भूखमरी है। अगर हमें पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, सही मात्रा में अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ये भी क्या होगा, हमारा भूखमरी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है कि भारत संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो भारत के जो नागरिक है, हर एक नागरिक को यहाँ पर 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। आप चाहे 6 का नाम लिख सकते हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ तक ही लिख देंगे कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है तो आपका काम बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो 6 मौलिक अधिकार है क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो है ना संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार में ही आता था, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में हमारे पास कुल मिलाकर अभी यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता
असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज होता है। मतलब जैसे कि जिस टाइम चुनाव होगा उस टाइम जो चुनाव का जो कैंडिडेट होगा या फिर वोट देने वाला जो व्यक्ति होगा उसका मतलब काम काज या फिर वह किस प्रकार से आगे का काम करेगा, हर एक चीज होगा उसका क्या करता है, एक मार्गदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक दस्तावेज जारी करता है। इसी को बोला जाएगा आदर्श आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वनस्पति माने हो जाएगा कि देखिए वैसा वनस्पति या फिर वैसा जंगल वगैरह जो भी चीज हो, तो वैसा वनस्पति, ठीक है, जो क्या हुआ है अपने आप मतलब विकसित हो गया, जो अपने आप हो गया है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, उसको मनुष्य से कोई लेना देना भी नहीं है, मनुष्य का हेल्प ही नहीं चाहिए। तो मैंने लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है, इससे मनुष्यों से मदद की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। मतलब मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, जो भी चीज चाहिए होगा वो ले लेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि जर्मन संसद का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइख स्टाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, देखिए, तो वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगल के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर जो टेक्निक रहेगा कैसा, तो यहाँ पर वैज्ञानिक टेक्निक रहेगा। तो वैज्ञानिक के टेक्निक के द्वारा या फिर वैज्ञानिक के यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी मतलब यहाँ पर क्या होगा, जंगल का और संसाधन का प्रबंधन और संरक्षण जिस प्रकार से किया जाएगा इसी को वैज्ञानिक वानिकी हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख सकते हैं, निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें। तो एक हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा हो जाएगा बेरोजगारी, तीसरा आप लिख सकते हैं भू संसाधनों में कमी। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, आप लोगों को मात्र यहाँ पर 2 लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो देखिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। वैसा देखिए वैसा क्षेत्र या फिर वैसा जगह जहाँ पर जो मतलब बहुत ही पिछड़ा हो, ठीक है, जहाँ पे अधिकतर गरीब हो, तो वैसे क्षेत्र के लिए और गरीबों के लिए यहाँ पर क्या होता है, कम दाम पर, बहुत ही कम दाम पर क्या किया जाता है, अनाज मतलब वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। और पहला बात ये जो होता है इसी को बफर सिस्टम बोला जाता है और यह खराब मौसम में भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग निर्गत कीमत भी बोलते हैं। और ये खराब मौसम में क्या होता है, या फिर ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अधिकार माने हो जाएगा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, उसे ही अधिकार हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ हक दिया गया है, हर को कुछ कुछ यहाँ पर क्या दिया गया, सुविधा दिया गया है, इसी को हम लोग अधिकार बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख सकते हैं कि मतदाता सूची क्या है। तो देखिए मतदाता सूची क्या है, तो मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिससे उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। जब हम लोग का वोटिंग होता है ना, किसी भी चीज़ का वोटिंग हो, मुखिया का हो, यहाँ पर एमएलए का हो, किसी का भी वोटिंग हो, जब वोटिंग होता है तो क्या होता है, देखिए एक लिस्ट जारी होता है जिसको हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं। तो वोटर लिस्ट को यहाँ पर मतदाता सूची बोलेंगे यहाँ पर हिंदी से। और इसमें क्या होता है, देखिए वोटर लिस्ट में जिसका नाम रहेगा वही वोट दे पाएगा, वही मतदान कर पाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आप लोग फटाफट नोट करिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को टोटल मिलाकर 21 क्वेश्चन बता दिया और ऐसे आप लोगों को और वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।